आज भी अगर एक लड़की रोड पर अकेली चल रही है तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसे कुछ ना कुछ कहेगा। वो जो मेरे साथ हुआ वो इतना पेनफुल था कि उसका बरसों बरस तक दिमाग पे असर रहता है कि कोई बच्चे के साथ इस तरह भी कर सकता है। आज तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है। हमारे तो माता पिता के लिए मतलब कल्चरल शॉक होता। ओम पुरी जी ने आपको तब चीट किया जब आप प्रेग्नेंट थी। उनसे गलती हुई डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी ना। 14 साल के बाद वो वापस आए क्योंकि वो बीमार थे, बड़े मेजर ऑपरेशन से गुजर रहे थे और तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, माफ़ी मांगी थी मुझसे कि मुझे पता नहीं कल मेरा ऑपरेशन है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैंने जो किया आज भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। ओम पुरी was physically involved with a maid. I House help. don't, नहीं, मैंने अपनी किताब में इस तरह से कोई वो नहीं किया था और ना मैं इस पे कुछ बात करना चाहती हूँ। बिजनेसमैन हो, क्या है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसको सनसनीखेज बना के पेश करना, ये है ना जिम्मेदारी का काम नहीं है। ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता है जब माँ बाबूजी और पुरी साहब को ना याद करते। वो ज़िंदगी के मेरे पिलर थे, स्तंभ थे, मेरी ज़िंदगी थे और अब नहीं है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मतलब इतना प्रेम था तो प्रेम में आप क्या बोलते हैं कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, तो हम झूठ बोलते हैं, मैं जिंदा हूँ, बस इतना। अपने जीवन की कहानी जब भी कोई बताता है ना तो वो खास हो जाती है क्योंकि उसमें उसके इमोशंस जुड़े होते हैं और पूरी जो लाइफ होती है एक एक अक्षर से लिखी हुई होती है। तो हमारे साथ है सीमा कपूर जी। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। पहले तो हम किताब से ही शुरू करते हैं। क्या कुछ खास है, क्योंकि जब भी अभी मैंने बोला बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं अपनी लाइफ के बारे में और खास करके हर एक चीज़ के बारे में जिससे जो यंग जनरेशन है उसे नॉलेज मिलेगी। यंग जनरेशन है उसको इस किताब से क्या है, सबसे पहले किताब का नाम बता दूं मैं, जी। यूं गुजरी है अब तलक। ये यूं गुजरी है अब तलक में ही सारी चीज़ें आ गई कि अब तक ऐसे गुजर गई है ज़िंदगी। तो बहुत लंबी है ज़िंदगी और बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी है। इसमें यंगस्टर्स के लिए ये है कि कैसे धैर्य से आप अपने ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हैं और ख़ास तौर से एक लड़की, एक स्त्री किस तरह से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रह के भी उन चैलेंजेस को फेस करते हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। जी। तो क्या है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके सामने बहुत सारे अभी बच्चे हैं, अभी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने बाकी हैं, अभी भी होते होंगे क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में ही एक संघर्ष है। कभी आप करियर के लिए लड़ते हैं, कभी करियर बनाने के लिए लड़ते, मतलब संघर्ष को फेस करते हैं। कभी आपके दिल टूटते हैं, प्रेम संबंध होते हैं वो टूटते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ याद भी नहीं आती हैं कि क्या क्या आपके सामने आ जाते हैं। इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, दोस्तों की तरफ से होते हैं, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से होते हैं, करियर में होते हैं, आप बनना कुछ चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपको कुछ और बना देती है। तो ये सारी चीज़ों को जब कोई बड़ा लंबा जीवन जी के जाता है तो उसमें उतारी जाती हैं। तो उससे एक प्रेरणा, हमें भी बहुत सारी किताबों से प्रेरणा मिली कि उन्होंने कैसे अपना जीवन अपने सिद्धांत पे बिताया और कैसे कैसे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया और हिम्मत से फेस किया। मैम जब भी किताब लिखते हैं उस टाइम पर आपको सारी अपनी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि मेरे साथ ये हुआ फिर ये हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक रोलर कोस्टर टाइप रहता है कि अच्छे पल एकदम से याद आ जाते हैं, फिर याद आता है ये थोड़ा बुरा हुआ था। तो जिस टाइम पर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही थी तो वो जब फ्लैशबैक्स आ रहे थे तब कैसी फीलिंग थी?
आप है ना उन इमोशंस को रीलिव करते हैं, आप दोबारा से उन इमोशंस को जीते हैं। तो जो बहुत अच्छी यादें हैं तो आप बहुत आसानी से और बहुत प्यार से उनको लिखते हैं, लेकिन जो बहुत ऐसी यादें हैं जो बहुत दुखी करती हैं, उनको दोबारा से रीलिव करना मुश्किल होता है। लेकिन अब एक चैलेंज लिया था मैंने कि किताब लिखनी है, अपनी ज़िंदगी को लिखना, और थोड़ा ज़िंदगी को लिखना और सच बोलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि आप ने ये निर्णय किया होता है कि जो बातें आपने अभी तक शायद अपने घर के लोगों तक से छुपाई हुई होती हैं, वो अब आप पब्लिक करने वाले हैं। जी। अब आपकी ज़िंदगी से हर कोई वाकिफ़ होने वाला है। तो ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल भी होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप, मैंने कहा ना कि अपने परिवार से भी नहीं बोल पाते हैं वो आपने चीज़ें। वो चीज़ें मेंशन करी है जिनका कभी पहले ज़िक्र ही नहीं हुआ है आपकी लाइफ के बारे में। जी। तो जब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, लोगों ने पढ़ा तो आपको काफ़ी सारे रिएक्शंस मिले होंगे, काफ़ी सारे मैसेजेस मिले होंगे कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी, वी आर विद यू, यू आर इंस्पायरिंग अस। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो इस टाइम पे याद आया हो? अभी याद आ रहा है एक किसी ने, मैं जानती नहीं हूँ, जो जिसने भी देखा होगा पॉडकास्ट, उस उन्होंने मैसेज किया कि मैं बुढ़ापे में इतनी ऐसे ही होना चाहती हूँ। तो मुझे ये लगा कि मतलब मेरा बूढ़ा होना सार्थक हो रहा है कि कोई मेरी तरह बनना चाह रहा है। जी। तो उन्होंने लिखा कि ग्रेसफुल और ईमानदारी से कही हुई बात है, तो मैं ऐसी बूढ़ा होना चाहूँगी। डेफिनेटली। अच्छी अच्छी बात है। जी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, थिएटर, फिल्म, एक टीवी, सिप ले जी, लूँ? जी, आप उसे ले सकते हैं हुँ। इफ़ यू वांट। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, भले ही वो टीवी इंडस्ट्री हो, थिएटर हो, फिल्म हो, सब में आपका बहुत ही ज़्यादा की रोल रहा है। बहुत ही इंस्पायर किया है आपने हमें अपने हर एक प्रोजेक्ट से। तो उस टाइम पर और अभी का जो सिनेमा हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे की चेंजेस आपको फ़ील होते होंगे कि यार उस ज़माने में, जैसे तारक मेहता एक शो आता है उसमें भिड़े है, वो बोलता है हमारे ज़माने में ये सब होता था। हुँ। तो क्या चेंजेस इस टाइम पर लग रहे हैं? देखिए, सिनेमा और साहित्य जो है ना, वो समाज का दर्पण कहलाता है। जो समाज में हो रहा है वही सिनेमा में देखेंगे, या वाइस वर्सा। जो सिनेमा में हो रहा है वही समाज में आपको दिखाई देगा। तो इसी बात को लेके जो सोशल चेंजेस होते हैं, वही आपको आर्ट में दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। हम देखें 1970 की फ़िल्म, 60 की फ़िल्म, 50 की फ़िल्म और आज की फ़िल्म, कंटेंट ही चेंज हैं, जी। है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली हम बहुत साउंड हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज कंटेंट वाइज़ बहुत पीछे है। टेक्निकली तो बहुत आगे बढ़ गए। जी। आज जो चीज़ें आ गई हैं, हमारे ज़माने में रिकॉर्डिंग होती थी, एक ही ट्रैक होता था। तो म्यूज़िक भी, म्यूज़िशियन भी एक साथ बजा रहे होते थे, सिंगर भी एक साथ गा रहे होते थे। अगर एक म्यूज़िशियन का इतना सा गलती हो जाती, दोबारा से सारा पूरा गाना पड़ता था। आज उसकी वो नहीं है, आज डिजिटल हो गया है। अभी मुझसे कुछ गलती हो जाए, कट जाएगा, वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? पहले ऐसा नहीं होता था, रील होती थी। जी। उससे भी पहले जो होती थी वो 1-1 घंटे का होता था, एक पूरा वो चलता था। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली तो हम लोग बहुत साउंड हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज वो वीएफएक्स से हम क्या-क्या चीज़ें कर लेते हैं। अब तो वो क्या है, एआई एआई जनरेशन चल एआई रही है। हो गया है, सब हो गया है। लेकिन कंटेंट कहाँ है? जी। हम स्टोरी ह्यूमन टेलिंग हैं। की कमी है थोड़ी। हाँ, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। इंसान में जो पुराने ज़माने में कहा गया है ना, 9 रस, हँसना है, रोना है, डरना है, क्रोध। पेन है, क्रोध है, ये सारे इमोशंस जो है ना, हमें वो सिनेमा में भी चाहिए ना। जी। उनमें से कोई एक चीज़ तो दिखा दें आप, हम्म। तभी हँसी भी नहीं आती है। आप हास्य फ़िल्म बना रहे हैं और हँसी नहीं आ रही है,
या आप इमोशनल फिल्म बना रहे हैं, किसी की ऐसी कहानी कह रहे हैं और आपको दिल को छू नहीं रही है, रोना नहीं आ रहा है, तो फ़ायदा क्या है फिर ऐसी स्टोरी टेलिंग का। हमारी तो नानी दादी जो कहानियाँ सुनाती थी उस पे ही रोना आ जाता था हमें। बिल्कुल, वो बेड टाइम स्टोरीज जो होती हाँ। थी। मैम इस टाइम पर आप फॉलो कर रही हैं जो भी बॉलीवुड में चल रहा है? कोई रीसेंट मूवी जो आपने देखी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? रिसेंट मूवी तो बड़ा वैसा सवाल है। हम्म, याद ओटीटी वगैरह? ओटीटी पे मैंने अभी वो एडोलसेंस देखी, ओके। वो अच्छी लगी मुझे। हम्म। और छावा देखने की कोशिश की मैंने, अच्छी है, ठीक है। और तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने जी। अभी लेटेस्ट कोई फिल्म देखी हो। इस टाइम पर मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैंने चीज़ें सुनी है आपकी लाइफ के बारे में जो मुझे इस टाइम पर सिर्फ ऐसा प्राउड मोमेंट फील करवा रही हैं कि मैं एक ऐसी लेडी के साथ बैठी हूँ जिनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आए, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, स्टिल शी स्टूड स्ट्रॉन्ग। तो उन अप्स एंड डाउन्स में कैसे आपने अपने आप को ऐसे स्ट्राइव किया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है? मुझे ईश्वर का बहुत सहारा मिला। जब मैं नास्तिक थी बचपन में, तो उस वक्त क्या था कि बहुत स्ट्रगल था पूरे परिवार का। थिएटर में मेरे फादर की थिएटर कंपनी थी, जी। ट्रेडिशनल थिएटर कंपनी थी। तो उस ज़माने में थिएटर नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था। और ये ट्रैवल करती थी हमारी थिएटर कंपनी, आज इस गांव में है, 1 महीना 2 महीना दूसरे गांव में। तो उसमें काफ़ी बड़े-बड़े कलाकार जो बाद में बहुत फेमस हुए, जैसे शकीला बानो भोपाली, बहुत जी। बड़ी कव्वाल थी वो हमारे थिएटर से हैं, थीं। महमूद साहब थे एक्टर, उनके फादर मुमताज़ अली ख़ान साहब, वो मुमताज़ अली वो थे हमारे थिएटर में। बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो जब सिनेमा आया तो थिएटर धीरे-धीरे पीछे चला गया जी। और दर्शक नहीं आ रहे, दर्शक फिर चले गए। जैसे बीच में वो टेप आ गए थे ना, कैसेट और जी। टेप आ गए थे, तो सिनेमा हॉल बंद होने लगे थे। तो वो त्रासदी है हर हर कला का, कि जैसे-जैसे दूसरी कला आ जाती है, टेक्नोलॉजी आगे, अभी आज मैंने लास्ट फ़िल्म बनाई थी, जो रील पे थी, जी। हार्ट। उसके बाद तो ये सब डिजिटल आ गए, इतने से चिप होता है, उस पे आप शूट कर रहे हैं, ठीक है ना? जी। तो तो कंपनी, जब थिएटर कंपनियाँ सब ख़त्म हुई और नाटक ख़त्म हुए, फ़िल्में आ गईं, तो हमारा वो स्ट्रगल का बहुत पीरियड था। आज भी है स्ट्रगल, तो हमारा जो फ़ील्ड है उसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जी। जो कहीं पहुँच जाता है तो वो सस्टेन वहाँ पर रहने के लिए स्ट्रगल है, नहीं पहुँच पाता तो स्ट्रगल है ही। तो उसमें मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ कि ईश्वर ने मुझे ना हर समय कोई सही व्यक्ति दे दिया मेरी लाइफ में। जैसे जब मैं छोटी थी और हम अभावों से जूझ रहे थे, संघर्ष थे, रोटी नहीं थी, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, बहुत मुश्किल दौर था। तब मुझे किसी ने एक किताब दी थी, निकोलस निकोलस आस्त्रोवस्की की किताब थी, निकोलाई आस्त्रोवस्की की। उसका नाम था हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, ओके। अग्नि दीक्षा। वो पढ़ने के बाद मैं एकदम मार्क्सिज्म की तरफ चली गई, कार्ल मार्क्स और लेनिन और ये चे गुएरा। तो मुझे लगा कि नहीं, सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई करके हमें समाज को बदलना है। रिबेलियस। हाँ, समाज को बदलना है, और एक ही कोई हम अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन से, रोटी के लिए। दुनिया में हो रहा है संघर्ष। तो उस वक्त उन्होंने ताकत दी, उन किताबों ने, उस लिटरेचर ने। फिर जब मैं इमोशनल सेटबैक के उससे गुजर रही थी, जब मेरी शादी टूटी या जो भी हुआ, उस वक्त मुझे ओशो, जी। कृष्णमूर्ति और ये जो महावीर
और बुद्ध, ये फिलॉसफी पढ़ने को मिली। तो जब वो फिलॉसफी पढ़ी तो वो उस समय वो बिल्कुल सही था। फिर वो वहाँ कार्ल मार्क्स काम नहीं आते। जब कार्ल मार्क्स जो है वो संसार को बदलने के लिए, आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, आपका घर कैसा जी। होना चाहिए, आपकी स्टेट को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, और आपके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपके जो ऊपरी चीज़ें हैं उसको बदलने के लिए है। इमोशंस के लिए, बाकी चीजों के अंदर लिए। की चीज़ों के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा, कृष्ण की शरण में, ओशो की शरण में। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वहीं से आपको ताकत मिलती है। और वो उसके बाद मुझे फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जी। क्योंकि आपको फाइनल जो डेस्टिनेशन मिल जाता है ना, कैसे आपको आत्मिक रूप से अपने को संभालना है। तो ये इस स्टेज में ऐसे मैंने संभाला अपने आप को। ठीक है, थोड़ा बचपन में जाते हैं, थोड़े बचपन के डार्क पार्ट में जाते हैं। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो अभी भी डेवलपिंग है। लोग, मेरे को ना बहुत शॉक फील होता है जिस टाइम पर लोग ये बोलते हैं कि अब फीमेल फीटिसाइड नहीं होता, लोग लड़कियों को गलत नज़रों से नहीं देखते हैं। अब हम जेन जी वाली एरा में चले गए हैं जहाँ पर लड़का लड़की एक बराबर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि आज भी अगर एक लड़की रोड पर अकेली चल रही है तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसे कुछ ना कुछ कहेगा। ऐसे कुछ पास्ट इवेंट्स आपकी लाइफ में रहे हैं जब आप को एक ऐसे स्टेज से गुजरना पड़ा जिसको हम नाम देते हैं आज की डेट में सेक्सुअल हैरासमेंट? तो वो जो एक स्टेज था, आपने उसके बारे में तब खुलकर बात नहीं की थी? तब मैं 5-6 साल की थी और जो चाइल्ड अब्यूज़ जो हो जाता है, तो इतना छोटा बच्चे के पास एक तो लैंग्वेज नहीं होती है, जी। और उसको ये तो पता होता है कि ख़राब है, ये गलत हो रहा है, ये पेनफुल है जो भी चीज़, लेकिन उसके पास एक भाषा नहीं होती है और वो बड़ों से हमेशा डरता है। बड़ों को की शिकायत करने से डरता है जी। कि उसको गलत ठहरा दिया जाएगा हम्म। और पिटाई हमारी होगी। ये वजह होती है। दूसरा, वो डर ही होता है जो कह नहीं पाते हैं आप किसी से। तो मैं नहीं कह पाई, और अब चूंकि मैं किताब लिख रही हूँ अपनी ज़िंदगी का, और आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन जब किताब लिख रही हूँ तो वो जो है, वो जो मेरे साथ हुआ वो इतना पेनफुल था कि उसका बरसों बरस तक दिमाग पे असर रहता है। क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, पहली बात तो बच्चे की उस समय कोई मर्ज़ी नहीं होती है। जी। बच्चे का कुछ डेवलपमेंट भी नहीं होता है कि वो कुछ उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है। लेकिन अगर आप उसके शरीर से खेल रहे हो या आप कुछ गलत कर रहे हो उसके साथ, तो वो डर और वो भय इंसानों से वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, जी। जिसकी वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, मैं चुप रहने लगी थी। लेकिन भाई वगैरह सब पढ़ाई में लगे हुए थे, माँ पिताजी जूझ रहे थे अपने संघर्षों से कि कैसे बच्चों को पाल सकें, रोटी कमा सकें, तो उन्होंने वो चेंजेस महसूस नहीं किए। तो बहरहाल ये लिखने के पीछे एक तो ये है कि मुझे अपनी ईमानदारी से लिखनी थी, वो इसलिए, और दूसरा ये भी है कि अगर मेरी किताब कोई पढ़ता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किनके पास छोड़ना चाहिए, बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं या कुछ आ रहा है उसको अपना मित्र बनाना चाहिए, कि ताकि उसको पहले से ही बता के रखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से तुम्हें हाथ लगाता है या इस तरह से करता है तो फ़ौरन तुम वहाँ से भाग जाओ और हमसे शिकायत करो, हम नाराज़ नहीं होंगे बल्कि उनको डांटेंगे। ये कॉन्फिडेंस बच्चे में आ जाना चाहिए। वो पेरेंट्स, अभी मैं देख रही हूँ गुड टच बैड टच ये हर सिखाते कोई हैं। सिखा रहा है। हाँ, पहले क्या है, हमारे जो पेरेंट्स थे वो तो उनकी कल्पना से परे था जी। कि कोई
बच्चे के साथ इस तरह भी कर सकता है? आज तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है। हमारे तो माता पिता के लिए मतलब कल्चरल शॉक होता ये सोच भी कि कोई बच्चे के साथ जो उसका अंकल है या उसका बड़ा है वो कोई इस तरह से कर सकता है। तो उनकी सोच नहीं थी, इसलिए वो हमें सिखा ही नहीं पा रहे थे। वो दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे थे ना कि इस तरह का हो सकता है। लेकिन आज तो समाज में क्या है कि ये जो आपका मोबाइल है और ये जो इंटरनेट है उसकी वजह से एक्सपोजर इतना हो गया है, जो चीज़ अच्छी है उसको हम बहुत गंदा भी बना देते हैं। जी। इंसान के हाथ में अच्छी चीज़ भी, वो ओशो कहते हैं ना कि इंसान जो नादान है, ज्ञानी है, वो जहर से औषधि बना लेता है। जी। औषधियाँ जहर से ही तो बनती, सांप के और इनके जहर से बनती है। तो ज्ञानी जो है औषधि से जहर से जहर। औषधि बना लेता है, और अज्ञानी औषधि से सुसाइड कर लेता है बिल्कुल। ना, क्यों खा ली और मर गए। तो दवाइयाँ, हाँ, दवाइयों एक्स्ट्रा से डोज। हाँ, सुसाइड कर मरना है तो जी नींद की गोलियां खा लो, उसमें जहर ही है ना उसमें। जी। तो हमें जिंदगी को विधायक कैसे बनाना है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है कि हम जहर से भी औषधि का, दवाई का काम कर सकते हैं। तो ये जहर है जो समाज में एक तरह से, ये जो आप जितने भी आप नेटवर्क हैं या जो भी चीज़ें आप देखते हैं, हर वक्त अपनी नॉलेज को आप दिमाग में नॉलेज डालते रहते हैं। आपका फ़ोन है और कंप्यूटर है, ये है वो है, उसकी वजह से ना एक तो बच्चों का बचपन खो गया है। जी। जैसे हमारा बचपन बहुत प्रोलॉन्ग था क्योंकि एक्सपोजर नहीं अब था। बच्चे बाहर नहीं खेलने जाते हैं, वो अपने फोन में आ रहे ये गेम आया नया ये खेल लेता हूँ। ये खेल लेते हैं और आपको मालूम नहीं है, आप जो ये लेके बैठे हैं और बच्चा लेके बैठा हुआ है, आपने सोचा चलो वो बहल गया है और आप अपने काम में लग गई हैं या लग गए हैं, ठीक है। अब वो बच्चा कहाँ से कहाँ जा रहा है। जी। अब बच्चा 15 साल का है, उसके हाथ में इंटरनेट है, आपको नहीं मालूम है। आप ऐसे ऐसे आप अजनबियों से बात नहीं करने देंगे बच्चे से, लेकिन वो इंटरनेट पे किन से कनेक्ट हो रहा है आप वो नहीं मालूम है आपको। कौन फेक आईडी बना के उससे बात कर रहा है, कौन उसको ट्रैप करने वाला है, कौन उसको वो करने वाला है, आपको नहीं मालूम है। जी। तो ये जहर है अगर गलत दिशा में चला गया, नहीं तो औषधि है। आप इससे कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जी। थोड़ी सी लाइफ को और जानते हैं। शादी किसी के लिए भी एक ऐसा रिश्ता होता है जो बचपन से वो सोच के चलता है कि मेरी शादी होगी, बहुत सारे अरमान होते हैं। जिस टाइम पर वो अरमान टूटते हैं, रिसेंटली हेडलाइंस में सिर्फ आप ही का नाम है। कुछ चीज़ें हैं कि ओमपुरी जी ने आपको तब चीट किया जब आप प्रेग्नेंट थी। वो बात बहुत पुरानी हो गई है और उसके बारे में हेडलाइंस लोगों ने जिस तरह से बनाई हैं वो किताब का एक छोटा सा पार्ट है। उनसे गलती हुई डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी ना। जी। 14 साल बाद जब वो आए दुखी होके, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और दिल से माफ़ी मांगी, पूरे परिवार से माफ़ी मांगी। तो क्या, मुझे ये बताइए कि आपके भाई से, आपके मदर से, फादर से, आपके परिचित से, किसी मित्र से कोई गलती हो जाती है तो क्या माफ़ी नहीं देना चाहिए उसको? और क्या उसको कैरी करना चाहिए 35-40 साल तक? तो कि क्या वो वो उन्होंने दर्द। तो हेडलाइंस बना दी, उनको विलन ही बना दिया। अब क्या है कि वो वापस आएँगे नहीं डिफेंड करने। जी। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। किताब में इसलिए लिखना था कि वो मेरी ज़िंदगी है, वो हुआ, ठीक है? उसके बाद, उसके बाद की जो लाइफ़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बहुत सफ़र किया। जी। जब आखिर में वो आ गए, लौट के 14 साल बाद अलग होने के, तो तब मैंने ही सफ़र किया था। जब उन 14 साल में। जब हाँ, मैंने घर छोड़ा था।
और नंदिता उनकी लाइफ में आ गई थी और उन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद 14 साल के बाद वो वापस आए, क्योंकि वो बीमार थे, बड़े मेजर ऑपरेशन से गुज़र रहे थे। और तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, माफ़ी मांगी थी मुझसे कि मुझे पता नहीं कल मेरा ऑपरेशन है, मैं बचूँगा कि नहीं बचूँगा, और जाने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादती की, अन्याय किया और नहीं किया, और तुमने उसका कहीं मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला, खामोश रही, तो वो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देता है। तुम लड़ लेती तो तकलीफ़ नहीं होती। जी। तो उस वक़्त वो ऑपरेशन लंदन से बोल रहे थे, और अ, तब उनके पास सिर्फ़ उनका सेक्रेटरी था और कोई नहीं था। परिवार का सदस्य होना चाहिए ऐसे टाइम में। जब एक आदमी ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं रहूँ ना रहूँ। कि मैं रहूँ ना रहूँ, तो बड़ा ही मेजर होगा ऑपरेशन। उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था, डॉक्टर ने कहा था अगर 2-3 दिन और लेट हो जाते तो पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे आ जाते। उसकी वजह से उनकी नर्व्स डैमेज हो गई थी, और हाथ भी काँपने लगे थे। बाद की जितनी चिट्ठियाँ हैं वो सब जी। काँपते हाथों की हैं, सब ऐसी हैं। तो फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अभी जब तब इतने बूढ़े भी नहीं थे वो, अभी जब ये हाल है तो मेरे बुढ़ापे में सबको यही डर होता है कि बुढ़ापा अच्छे पीसफुली, पूरी ज़िंदगी आप स्ट्रगल करके बिता देते हैं, आप में एनर्जी होती, सब होता है, लेकिन बुढ़ापे में आपको 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती। एक तो पैसा हो कि आपका इलाज-विलाज सब एक ना अच्छे से हो अच्छे जाए। से हो जाए, और दूसरा आपके पास कोई केयर करने परिवार। वाला। हुँ। तो इसलिए वो लौट के आए। उनको मालूम है मेरा नेचर। लेकिन जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई, आपके भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे उस चीज़ से, और उन्होंने आपसे बोला भी था कि कोर्ट में चलते हैं और इसके खिलाफ कुछ करते हैं। तो उस टाइम पर दिल नहीं माना या दिमाग की नहीं सुनी आपने? मैंने जो किया आज भी मुझे कोई पछतावा नहीं है कि ना तो मैंने उस वक़्त किसी तरह का उनके बारे में ख़राब बात बोली थी, बोल सकती थी। जी। बहुत फ़ोन आ रहे थे, जर्नलिस्ट तो इस तरह की चीज़ों के पीछे रहते हैं। मैंने किसी को भी एंटरटेन नहीं किया, और ना मैं अब बोल रही हूँ उनके खिलाफ़, क्योंकि मैं जब अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी की इतनी नहीं थी और हर्ट थी, तब मैंने उनके खिलाफ़ नहीं बोला, तो अब मैं क्या बोलूँगी उनके खिलाफ़। लेकिन भाई भाई होते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, अन्नू भाई हों, रंजीत भाई हों, छोटा ब्रदर निखिल हो, मेरी मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे आंसू या मेरा दुखी होना, और वो देख रहे थे। तो मैंने इसीलिए मैं अपनी मदर के पास चली गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अन्नू भाई नाराज़गी में पूरी साहब से कुछ बोलें, जी। क्योंकि भाई भाई हैं, हर्ट तो हो गए। तो हमने हेडलाइंस की बात की, एक और हेडलाइन काफ़ी चल रही है जिस पे मैं आप ही से फैक्ट चेक चाहूँगी। ओमपुरी वाज़ फिज़िकली इन्वॉल्व्ड विद अ मेड, आई हाउस हेल्प। डोंट नहीं, मैंने अपनी किताब में इस तरह से कोई वो नहीं किया था, और ना मैं इस पे कुछ बात करना चाहती हूँ, जी। क्योंकि वो उस पे अ, उनकी किताब जो पहले आई है पुरी साहब पे, उस पे काफ़ी चर्चा भी हो गई है। और देखिए क्या है कि ये पुरी साहब वो कलाकार थे जो, जिसे बोलते हैं चरित्र अभिनेता, उन्होंने बहुत हँसाया है हमें। है ना? मैं कल भी मूवी ही देख रही थी, सिंह इज़ किंग देख रही थी, और हुँ। मैं वो हँसते-हँसते आज भी पागल हूँ। तो वो इतने बड़े कलाकार थे, और एक कहावत है हिंदी में, जो पकड़ा जाए वो चोर। जी। पूरी दुनिया करती है गलत इस तरह के काम, लेकिन चूँकि पकड़े नहीं जाते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती है। कोई सी इंडस्ट्री हो, हमारी इंडस्ट्री हो, मेडिकल हो, जुडिशरी में हो, कि वकील हो, कि मतलब बिजनेसमैन हो, क्या है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हो रहा है,
उसको सनसनीखेज बना के पेश करना, ये है ना जिम्मेदारी का काम नहीं है, जी। है ना। तो उसके बारे में ना आप हेडलाइंस बनाइएगा प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है, जी। और ना आप कहिएगा। एक ग्रेसफुल आदमी है जो अब यहाँ नहीं है संसार में बोलने को, तो उस पे और भी विचारों की, उस वक्त भी वो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे इन सब चर्चाओं की वजह से, और अभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम पर वो हमारे बीच नहीं रहे थे और आपको ये चीज़ पता चली थी, उस टाइम पर क्या इमोशंस थे? मतलब मैं वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्या इमोशंस थे तो क्या बताऊँ मैं, आह, शब्द नहीं हैं उन इमोशंस के, क्योंकि आप उसके लिए तो शब्दों में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि क्या क्या हुआ था। इतना ज़रूर हुआ था कि थोड़ी देर के लिए शायद मैं बेहोश हो गई थी या मुझे नींद आ गई थी, मुझे मालूम। तो वो तो बहुत पेनफुल है, वो सब याद करना, और ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता है जब माँ, बाबूजी और पुरी साहब को ना याद करते। वो ज़िंदगी के मेरे पिलर थे, स्तंभ थे, मेरी ज़िंदगी थे, और अब नहीं है। तो कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं, मतलब इतना प्रेम था, तो प्रेम में आप क्या बोलते हैं कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, तो हम झूठ बोलते हैं, मैं ज़िंदा हूँ, बस इतना। मतलब किसी के बाद जिया जा सकता है लेकिन उसकी याद में। उसकी याद में नहीं, लेकिन कैसे जिया जा सकता है, कितनी मुश्किल होती है जीना, क्योंकि मैं उस फ़िलॉसफ़ी में है कि भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, जितने दिन दी है, उसने पैदा किया है, कब वो मुझसे छीन लेगा ये ज़िंदगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आत्महत्या और पाप है, शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज़ है, ये जी, उसका प्रसाद बिल्कुल। है ना? तो वो तो नहीं, मेरी तो जब आयु ख़त्म होगी तभी मैं जाऊँगी, और लेकिन उन लोगों के बिना जीना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सारी कमी आ गई है। हँसी वो नहीं रही, खुशी वो नहीं रही, आपके अचीवमेंट शेयर करने वाला कोई नहीं रहा, जी। जिसे सचमुच उन अचीवमेंट से खुशी हो। तो अब क्या है कि अचीव भी कुछ कर लिया तो ठीक है। अच्छा, नहीं, उस लेवल की खुशी नहीं मिली। हाँ, कैसे बच्चा जब स्कूल से आता है, उसको फर्स्ट डिवीज़न मिला होता है, तो दौड़ता हुआ आता है अपना लेके, और रिपोर्ट्स। सबसे पहले लिपटता है अपने माता-पिता से, भाइयों से, मैं पास हो गया। अब हमारे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं। जी। अब कितना ही नाम हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, अब तो किससे बोलो? जी। मैं इस टाइम पर यही होप करती हूँ कि ये जो किताब है आप लोग पढ़ें, ताकि जिस तरह से मैं यहाँ पर बैठ के इंस्पायर हो रही हूँ, आप लोग भी, और पूरी इनकी जो लाइफ है वो इनके अप्स एंड डाउन से लेकर इनके जो खुशी भरे मोमेंट्स हैं ना, उन सबको दिखाती है। मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू। उसमें किताब में जो पुरी साहब के आखिरी 10 साल हैं, वो बहुत त्रासदीपूर्ण हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो क्रिटिसिज्म के नहीं, हमदर्दी के हकदार हैं, क्योंकि इतने केसेस हम लोगों पे हुए हैं। जी। चूँकि वो मेरे पास आ गए थे उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल भी कर दिया था, और जुडिशियल सेपरेशन भी उनको मिल गया था नंदिता से। उसके बावजूद वो इतने केसेस और उसमें फँसते चले गए हम दोनों, कि उस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी क्रिमिनल कोर्ट में खड़ा हुआ है, जहाँ जी। जेब कतरे भी हैं और हम्म। मर्डरर भी हैं, और सब, और वो भी देख रहे हैं इतना, तो कितनी दुख होता होगा उनका। हमारे तो शक्लें इतनी पहचान के नहीं, हम तो पर्दे के पीछे के लोग हैं। उनको तो बच्चा-बच्चा जानता है। वो जेब कतरा भी है, वो पूरी पूरी जी। कोर्ट में। तो इतनी त्रासदी से वो गुज़रे हैं, तो वो हमदर्दी के हकदार हैं, वो क्रिटिसिज़्म के हकदार नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।